हेलो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मयंक प्रकाश। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान में। मूल रूप से भारतीय संविधान जो है वो 25 भाग, 444 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों में विभक्त है। लेकिन आज हम बात करेंगे जहाँ से सवाल आता है या बेसिक जानकारी हमें कैसे मिलेगी या कैसे जानकारी होगी, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करती है। राष्ट्रपति को संसद में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा बनाया गया विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग भी बोलते हैं। मुख्य रूप से संसद का दो सदन होता है, एक सदन लोकसभा होता है और दूसरा सदन राज्यसभा होता है। लोकसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन भी बोलते हैं। ये सवाल पूछा हुआ है एग्ज़ाम में कि निम्न सदन किसे बोलते हैं, तो लोकसभा को बोलते हैं। जबकि राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहा जाता है। अब लोकसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा जो प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में जाते हैं और जो प्रत्येक 5 वर्ष पे विघटित हो जाती है और फिर से नए लोकसभा या सरकार का निर्माण होता है, इस वजह से इस सदन को निम्न सदन या प्रथम सदन भी कहते हैं। जबकि राज्यसभा उच्च सदन या यह एक अस्थायी सदन होता है, जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है। द्वितीय सदन राज्यसभा को इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह लोकसभा के साथ मिलकर विधेयक का निर्माण करता है या लोकसभा पे नियंत्रण या अंकुश लगाने का कार्य करता है। अब आगे जो है लोकसभा में सदस्यों की संख्या से एग्ज़ाम में सवाल आता है। एक सवाल आता है कि लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो हम बात करते हैं लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है, जिनमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और आंग्ल भारतीय, जिसका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, को मिलाकर कुल 552 सदस्यों का चुनाव होता है, जिसमें से 2 सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं जबकि मनोनीत होते हैं या मनोनयन होता है या चयनित होते हैं। राज्यों द्वारा सभी राज्यों को मिलाकर कुल 530 सदस्यों का निर्वाचन होता है। केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्यों का निर्वाचन होता है और आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 व्यक्तियों का मनोनयन होता है। अब सवाल यह है कि आंग्ल भारतीय कौन होता है? तो आंग्ल भारतीय वैसे व्यक्ति को बोलते हैं जिनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा यूरोपीय हो। वैसे व्यक्ति को आंग्ल भारतीय कहा जाता है। वहीं पे राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 238 लोगों का निर्वाचन होता है और 12 सदस्यों मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कला, साहित्य, समाज सेवा, फिल्म, खेल इत्यादि में बहुमूल्य योगदान दिए हो। उन्हीं लोगों में से 12 लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। अब लोकसभा सदस्य को एमपी बोला जाता है। एमपी, मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट या सांसद। राज्यसभा के सदस्य को भी एमपी ही कहा जाता है, सांसद ही कहा जाता है। एक एमपी का जो चुनाव होता है वह 10 लाख जनसंख्या के आधार पर एक एमपी चुना जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि अधिकतम संख्या 552 है, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में आपको पूछता है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो उस पर चलते हैं हम लोग। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें से राज्यों से 530 मेंबर इलेक्टेड होते हैं, 13 मेंबर आपको केंद्र शासित प्रदेशों से इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और 2 ये रिजर्व है एंग्लो इंडियन के लिए, जिनका मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं। कुल मिलाकर 545 मेंबर वर्तमान में इलेक्टेड होते हैं। अब एक सवाल और पूछता है कि कितने सीटों पर निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन होता है 543 और 2 मनोनीत। तो निर्वाचन होता है, इलेक्शन जो होता है वो होता है 543 सीटों पर। राज्यसभा सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलाकर करीब 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। टोटल 245 मेंबर राज्यसभा में होते हैं। ओके, भारत की संसदीय व्यवस्था का मुख्य आधार 3 है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका लागू करने का काम करती है, जबकि न्यायपालिका दंड और व्याख्या करने का काम करती है। ओके, कार्यपालिका मुख्य रूप से राष्ट्रपति के अधीन होता है केंद्र में, और राज्यपाल के अधीन होता है राज्य में। ओके, जबकि व्यवस्थापिका लोकसभा व राज्यसभा कानून बनाने का काम करती है केंद्र में, और राज्यों में
विधानसभा व विधान परिषद राज्यों में। ओके, न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय न्याय का काम करती है और दंड देने का काम करती है। मुख्य रूप से भारत के संसदीय व्यवस्था इन 3 आधार पर टिका हुआ है। इसमें कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति होता है, व्यवस्थापिका का हेड केंद्र में लोकसभा राज्यसभा होता है और राज्यों में विधानसभा विधान परिषद। न्यायपालिका के हेड सेंट्रल सबसे ऊंचले स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है, राज्यों में उच्च न्यायालय होता है और उसके नीचे जिला में जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय होता है। अब एक दूसरे से जुड़ाव दूसरे तरीके से भी है। जैसे अगर कार्यपालिका संविधान के ऊपर या संविधान का अतिक्रमण करता है तो व्यवस्थापिका उस पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। व्यवस्थापिका द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। यदि व्यवस्थापिका संविधान के ऊपर या संविधान का अतिक्रमण करता है तो न्यायपालिका उस पर अंकुश लगाने का काम करती है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि अगर व्यवस्थापिका या संसद किसी ऐसे कानून का निर्माण करती है जो संविधान के विरुद्ध या संविधान के अगेंस्ट जाकर बनाया गया हो तो न्यायपालिका को यह अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि डायरेक्ट उस कानून को निरस्त कर सकती है। अगर न्यायपालिका संविधान के ऊपर अपने अधिकार को रखता है, कार्य करने लगता है, तो व्यवस्थापिका न्यायपालिका पर अंकुश लगाती है। सदस्यों की संख्या घटाकर। और व्यवस्थापिका अगर किसी ढंग से मनमाने ढंग से काम करती है तो कार्यपालिका भी व्यवस्थापिका पर अंकुश लगाती है, अध्यादेश को वापस कर जेबी वीटो का प्रयोग कर इन सब माध्यम से तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं और तीनों एक दूसरे का सहयोगी हैं और एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। कि ये रूपरेखा और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का द्वारा किया गया कार्य इस रूपों में आप समझ सकते हैं। और आज का क्लास भारत का संविधान में बस इतना ही। अगले क्लास में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।